इस पूरे कार्यक्रम में जो विक्रमादित्य सिंह की इन्वॉल्वमेंट थी, पहले वो साथ थे, वो साथ हैं, वो साथ नहीं हैं, क्या पूरा मसला था? चलिए, अब जो उसमें हुआ है उसके ऊपर तो अब वो चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कुछ कह दूंगा तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो सकती है। किसी ने बात की होगी तो उन्होंने सोचा आ जाता हूँ। जब उनसे पूछा गया कि भाई कितने लोग हैं, तो व्यक्ति भी तो कोई साथ होना चाहिए अगर आप नेता हैं। तो मुझे लगता है कि उस चीज़ से वो थोड़ा पीछे हटे कि भाई सबको ये पता लग जाएगा कि अब तो एक भी विधायक साथ नहीं है। वीरभद्र सिंह जी के करीबी तो आप थे, लेकिन एक कहानी ये भी है कि कुछ खटास भी आपके और हॉली लॉज के रिश्तों के बीच में आई थी। नहीं तो मैं वीरभद्र सिंह के करीबी था। हॉली लॉज के करीबी होने का तो हॉली लॉज तो एक निवास स्थान का नाम है। सुधीर जी, बगावत तो 5 अन्य विधायकों ने भी की है, लेकिन आपसे मुख्यमंत्री का विशेष स्नेह दिखाई देता है। पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन जब राज्यसभा चुनाव हो गया जी, और उसके भी 15 दिन के बाद ये शुरू हुआ। टिप्पणियां तो व्यक्तिगत आपकी तरफ से भी हुई है। आप भी लगातार कहते हैं कि मुख्यमंत्री जब चंडीगढ़ जाते हैं तो कहाँ रुकते हैं। आज तक मुख्यमंत्री जो जितने भी हुए जी, वो अपने ऑफिशियल टूर पर भवन में रुकते हैं, सदन में रुकते हैं। आप क्यों नहीं रुकते हैं? तो आप क्यों बाहर रुकते हैं? आप भी तो 5 स्टार में रुकते हैं, उसके बिल कौन देता है? जो हिमाचल प्रदेश में ये नेता हैं जो कांग्रेस से अब चले गए हैं, इनमें कोई ना कोई एक मुख्य चेहरा जो है होना चाहिए। कौन आपका लीडर है, किसके साथ आप चल रहे हैं? लेकिन जब आप साथ होते हैं, इकट्ठे होते हैं, चर्चा होती है। अब अगर उस चर्चा में मुझसे ज़्यादा लोग बात करते थे और उनको लगता था कि भाई वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहते थे मेरे साथ बात करने में, तो उसका अर्थ ये नहीं कि मैं उनका नेता हो गया। आपको नहीं लगता कि इस तरह से बीच में ही पार्टी से रुख फेर लेना कहीं ना कहीं ये जनता के मैंडेट को इन 6 नेताओं ने डिसरिस्पेक्ट किया है? डिसरिस्पेक्ट तो उन्होंने किया जो जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे, जी, जिन्होंने ऐसी ऐसी गारंटियां दे दी कि जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। जी, ये ठीक है, उस समय हम उसी पार्टी में थे जब ये निर्णय हो रहा था कि ये गारंटियां देनी है। मैंने तब अंदर भी विरोध किया था। पवन काजल जी ने विरोध किया, वो तो उसी समय चले गए। जी। अब ये जो तथ्य आपने इकट्ठा कर लिए हैं, ये सिर्फ चुनावी दौर में ही आप बाहर निकालेंगे या इस पर कार्रवाई तक की लड़ाई लड़ी जाएगी? नहीं नहीं नहीं, ये तो जब इस पे कह दिया है तो इसका मतलब मैं जांच एजेंसियों को भेज चुका हूँ। जी, ये सब केंद्रीय जांच एजेंसियों के पास है। क्योंकि अभी हम कॉन्स्टिट्यूएंसी का दौरा कर रहे थे तो मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो आपके अगेंस्ट चुनाव लड़ते रहे हैं, इतनी पूरी उम्र उन्होंने लगाई आपके अगेंस्ट चुनाव लड़ने में, अब वो कहते हैं सुधीर ही सुधार है, तो ये सुनकर कैसा महसूस होता है? मुझे खुशी है, उन्होंने मुझे अपना लिया है। एक तो ऐसा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को छोड़ के मेरा कोई राजनीतिक कोई दुश्मन नहीं रहा है, इतना निजी। और वो भी मैंने उनको नहीं बनाया, वो खुद ही बन दुश्मन आप गए। कह रहे हैं हाँ, वो इसके? खुद ही बन गए। उनको लगता है कि सुधीर शर्मा जो है बस यही है चलता फिरता, जैसे कोई भूत होता है। जी। भूत प्रेत नजर आते हैं दिन में लोगों को, उनको मैं नजर आता हूँ। 28 फरवरी को हिमाचल प्रदेश की सियासत में जो हुआ, उसकी पटकथा रचने का इल्जाम जिस व्यक्ति पर लगता है, आज वो व्यक्ति हमारे साथ। आज उनसे पूछेंगे वो तमाम सवाल जो हमारे और आपके मन में है। ये सत्ता के दावेदार भी हैं। इनकी दावेदारी कितनी ठोस है, ये परखने की कोशिश करेंगे और तलाशने की कोशिश करेंगे हर उस आरोप का सच जो इन पर लग रहे हैं। नमस्कार, मैं नेहा धीमान और फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया की ओर से आज की इस सियासी चर्चा में आप सभी का स्वागत है। तो दर्शकों, आज की इस चुनावी चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुधीर शर्मा। सुधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट धन्यवाद। वर्डिक्ट पर। तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीला लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। इन पंक्तियों से जिस युद्ध की शुरुआत आपने की थी, आज इस युद्ध को अंतिम चरण की ओर बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। कहीं ना कहीं इस युद्ध में व्यू जो है वो मुख्यमंत्री द्वारा रचा हुआ दिखाई देता है। मुख्यमंत्री खुद धर्मशाला में आते हैं, मुख्यमंत्री जनसभाएं करते हैं, रैलियां करते हैं, सड़कों पर डोर टू डोर प्रचार करते हुए मुख्यमंत्री दिखाई देते हैं। तो ये जो व्यू आपके इर्द गिर्द रचा गया है, आपको हराने की जो कोशिश की जा रही है, इस व्यू को आप कैसे भेद पाएंगे? नहीं, मुझे तो भेदना ही नहीं है, वो तो धर्मशाला की जो जनता है भेज चुकी है। इसीलिए तो मजबूर होकर वो डोर टू डोर भी करने आ गए हैं। तो वो जनता ने करना है, जनता ने मन बनाया हुआ है और जनता ने वो सहा है 15 महीने। तो उसका परिणाम उनको पता है, इसीलिए वो
थोड़े थोड़े दिनों के बाद उनको धर्मशाला आना पड़ता है। और जब उन्होंने पहली जनसभा की थी नामांकन की, तो उसमें कहा जी, कि उम्मीदवार को मत देखो, ये समझो कि मैं ही विधायक बन रहा हूँ। बिल्कुल। तो जब ऐसी परिस्थितियां हो जाएं तो ये समझ लेना चाहिए कि जो व्यू रचना है वो कहीं ना कहीं संपूर्ण नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा कमियां हैं, टूटी हुई है। जी। अ, देखिए, मुख्यमंत्री तो सीधे तौर पर आप पर आरोप लगाते हैं, आपसे बात करते हैं या आपके इर्द-गिर्द दिख रहा है कि सियासत वो कर रहे हैं। लेकिन आप भी कहीं न कहीं सिर्फ़ और सिर्फ़ मुख्यमंत्री के आरोपों का जवाब देते हैं, आप भी मुख्यमंत्री पर ही आरोप लगाते हैं। आपके सामने जो प्रतिद्वंदी उतारे गए हैं कांग्रेस द्वारा या जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, आप उनका ज़िक्र तक नहीं करते। क्या सुधीर शर्मा अपने प्रतिद्वंदियों को इतना छोटा समझते हैं कि उनका ज़िक्र तक करना आप ज़रूरी नहीं समझ रहे? नहीं, देखिए प्रजातंत्र है, और जैसे वो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं भी वैसे ही चुनाव लड़ रहा हूँ। जी, और तो उस लिहाज से मेरा ये उनके ऊपर कुछ कहना ना कहना मायने नहीं रखता। अब जब मुख्यमंत्री खुद उनको ऐसा नहीं समझते हैं, और मैंने जैसे आपसे कहा कि खुद ही कह देते हैं इनको कुछ मत समझो, जो हूँ मैं ही हूँ, तो फिर उन्हीं पे कहना पड़ेगा। जी, और उन्हीं की पसंद है, उन्होंने खुद उनको चुना है। और निर्दलीय जो हैं वो पहले भी 3 चुनाव लड़ चुके हैं, जी, तो उनके बारे में भी सारा चुनाव क्षेत्र जानता है, तो उनके बारे में क्या कहें? जो जिस वजह से हुआ है ये सब, जो उसके मूल कारण जो है वो तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ही हैं, तो उन्हीं पे कहना पड़ेगा। किसी दूसरे बेचारे के ऊपर क्या मैं दोषारोपण करता रहूँ? जी। सुधीर जी, बगावत तो 5 अन्य विधायकों ने भी की है, लेकिन आपसे मुख्यमंत्री का विशेष स्नेह दिखाई देता है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए ऐसा है, पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन जब राज्यसभा चुनाव हो गया जी, और उसके भी 15 दिन के बाद ये शुरू हुआ, तब तक शायद उनको जानकारी मिली होगी क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया होगा। जी, तो पहले तो ये समझते थे कि इनके साथ कोई है ही नहीं, जी, ये अकेला ही है। लेकिन जब ये हुआ तो उसके बाद शायद थोड़ा-सा जब व्यक्ति का किसी का भी सिंहासन जब डोलता है, तो फिर व्यक्ति ऐसी ही बातें करता है कि भई यही सरगना, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो उसके बाद व्यक्तिगत टिप्पणियों पर वो उतर आए, पहल उन्होंने की, हमने कुछ नहीं कहा था उनको तब तक। जी। व्यक्तिगत टिप्पणियों की आप बात कर रहे हैं, टिप्पणियाँ तो व्यक्तिगत आपकी तरफ से भी हुई है। आप भी लगातार कहते हैं कि मुख्यमंत्री जब चंडीगढ़ जाते हैं तो कहाँ रुकते हैं, ये भी तो व्यक्तिगत टिप्पणी है। तो राजनीति में इस तरह के सवाल आप कहीं कहाँ तक सही मानते हैं? नहीं देखिए ऐसा है, मैंने आपसे कहा शुरुआत उन्होंने की, जी, ये इधर रुके, उधर रुके। हमने जी, भी कहा कि भई आज तक मुख्यमंत्री जो जितने भी हुए हैं, जी, वो अपने ऑफ़िशियल टूर पर भवन में रुकते हैं, सदन में रुकते हैं। आप क्यों नहीं रुकते हैं? तो आप क्यों बाहर रुकते हैं? आप भी तो 5 स्टार में रुकते हैं, उसके बिल कौन देता है? कहीं वो स्टेट एक्सचेकर तो नहीं दे रहा? जनता के पैसे से तो नहीं आप रोक रहे? जी, और कोई और, क्योंकि अपनी तो राशि आप दे चुके हैं आपदा राहत में, जी, तो बचा तो कुछ नहीं। तो 5 स्टार का खर्चा कहाँ से दे रहे हैं? तो वो बातें तो ठीक है, अब जिस स्तर पर वो ले गए, जी, उसी स्तर पर लड़ना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं मौन धारण करके बैठा रहूँगा और एक तरफ़ा सुनता रहूँगा। तो ये समय ऐसा आ गया था कि मर्यादाएँ उन्होंने तोड़ी हैं। एक पद की गरिमा जो होती है मुख्यमंत्री की, वो रहनी चाहिए थी, जी। जो रही नहीं। जब रही नहीं, तो फिर उस बोलना पड़ा। हालाँकि मैं कभी भी उनके अलावा कोई व्यक्ति इस प्रदेश का कह दे कि मैंने उसके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी की हो, अपने अभी तक के राजनीतिक जीवन में कभी नहीं की, चाहे मेरा कितना बड़ा प्रतिद्वंदी रहा हो। जी। जब बगावत हुई थी हिमाचल प्रदेश में विधानसभा से हम लोग भी कवर कर रहे थे, उस वक़्त भी मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, इंटरव्यू जब आपका हुआ था, तो मैंने पूछा था कि जो हिमाचल प्रदेश में ये नेता हैं जो कांग्रेस से अब चले गए हैं, इनमें कोई ना कोई एक मुख्य चेहरा जो है होना चाहिए। कौन आपका लीडर है, किसके साथ आप चल रहे हैं? उस वक़्त स्पष्ट नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री ने खुद ही बता दिया कि आप सरगना हैं, आप पर आरोप उन्होंने लगाया कि आप जो हैं, इन 6 के 6 नेताओं में से मुख्य नेता जो हैं, वो आप हैं। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि क्या इस बात में कुछ सत्यता है? क्या सच में आप सरगना थे उन नेताओं के? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सबने मिल कर के किया, सभी चुने हुए विधायक हैं। जी, और वो अपने-अपने क्षेत्र में सभी चुन कर के आए थे, तो नेता हैं अपने क्षेत्र के। जी, इसलिए उनको ज़रूरत किसी नेता की है नहीं, जो चुनाव लड़ के आ जाता है। लेकिन जब आप साथ होते हैं, इकट्ठे होते हैं, चर्चा होती है,
अब अगर उस चर्चा में मुझसे ज़्यादा लोग बात करते थे और उनको लगता था कि भई वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहते थे मेरे साथ बात करने में, तो जी, उसका अर्थ ये नहीं कि मैं उनका नेता हो गया। और ये एक कलेक्टिव एफर्ट था। इसमें सभी ने महत्वपूर्ण योगदान अपना दिया है। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे कहने से दिया या मैंने उनको बरगलाया। कोई बच्चा थोड़ी है जो चुन कर के आया होगा, उसने सोच समझ के निर्णय लिया होगा इतना बड़ा। जी। सुधीर शर्मा के कहने पर कोई क्यों ऐसा कर देगा? जी, बिल्कुल बरगलाने की आप बात कह रहे हैं और कलेक्टिव एफर्ट की आप बात कर रहे हैं। सुधीर जी देखिए, आप लोगों का ये जो कलेक्टिव एफर्ट था, 2022 के चुनाव की अगर हम बात करें तो जनता ने आपको मैंडेट दिया पूरे 5 साल के लिए। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह से बीच में ही पार्टी से रुख फेर लेना कहीं न कहीं ये जनता के मैंडेट को इन 6 नेताओं ने डिसरिस्पेक्ट किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। डिसरिस्पेक्ट तो उन्होंने किया जो जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे, जी, जिन्होंने ऐसी-ऐसी गारंटियाँ दे दी कि जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। जी, ये ठीक है, उस समय हम उसी पार्टी में थे। जब ये निर्णय हो रहा था कि ये गारंटियाँ देनी है, मैंने तब अंदर भी विरोध किया था। पवन काजल जी ने विरोध किया, वो तो उसी समय चले गए। हमने भी विरोध किया था कि भई ये व्यावहारिक नहीं है, कहाँ से देंगे? जी, तो उस वक़्त ये बात आई कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है इसके ऊपर। जी, हो सकता है मार्च में उसका फैसला आ जाए तो देनी नहीं पड़ेगी। विशफुल थिंकिंग के चलते ऐसा कर दिया जी, और अब दे भी नहीं पाएँगे। तो दे नहीं पाएँगे और इधर लोगों का दबाव चुनाव क्षेत्रों के अंदर जो है वो बहुत बढ़ रहा था। जी, बड़े कामों को तो आप छोड़ दीजिए, छोटी-छोटी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है उसमें भी जो है वो दिक्कत लोगों को आने लगी थी। जी, तो उस वजह से जो है ये इस तरह की परिस्थितियाँ पैदा हुई। फिर 2 रास्ते थे, या तो आप 5 साल ऐसे ही काट देते, बैठे-बैठे, जी, और दल ही बदलना था 5 वर्ष बाद बदल लेते। लेकिन ये हमें लगा कि भई ये जो समय है प्रदेश का भी नुकसान हो रहा है, जी, हमारा नुकसान हो रहा है, लोगों का भी नुकसान है इसमें, तो कुछ ना कुछ तो निर्णय लेना पड़ेगा। तो इतना बड़ा निर्णय कोई ऐसे थोड़ी ले लेगा, सोच समझ कर ही लेगा। और तभी ये निर्णय हुआ कि भई इस सरकार को जाना चाहिए, ये प्रदेश हित में नहीं है, काम नहीं हो पाएगा और हो भी नहीं रहे हैं। सत्यता है, सबको पता है। कांग्रेस ने पहले भी हिमाचल प्रदेश में सरकारें चलाई हैं, लेकिन क्या आप कारण मानते हैं कि आप जो भी कह रहे हैं कि इतनी दिक्कतें आ रही थी, विधायकों को दिक्कतें आ रही हैं, काम हिमाचल प्रदेश में नहीं हो पा रहे हैं, जिस तरह के वादे किए हैं, क्या आपको लगता है कि कौन जिम्मेदार है? क्योंकि पहले भी तो सरकारें चलाई हैं कांग्रेस ने, आप भी कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। पहले इस तरह की क्या दिक्कतें कभी नहीं आई और अब अगर आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं, किसके कारण आ रही हैं? देखिए ऐसा है, पहले चाहे कांग्रेस रही हो, भाजपा रही हो, हर पार्टी में अलग-अलग खेमे होते हैं जी, और राजनीति है, इसमें लोगों की अपनी पसंद नापसंद, कोई किसी को पसंद करता है, कोई नहीं, लेकिन साथ रहते थे। जी, और जो लीडरशिप भी थी पहले की, कांग्रेस भाजपा दोनों में, उसमें इतना इतनी तो बात रहती थी कि वो सबको साथ लेकर के चल पड़ते थे जी, और शांति का प्रयास करते थे, बनाए रखें और सब साथ रहें, 5 वर्ष सरकारें चलीं। जी, लेकिन अभी जो का मूल कारण तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। अब किसी को साथ लेकर के आपने चलना नहीं है और सेक्रेटेरिएट के अंदर जहाँ मंत्री बैठने चाहिए, वहाँ उनकी कोटरी बैठ रही है, जी, दोस्तों की, जिनको आपने कैबिनेट रैंक दे रखे हैं। तो जब इस तरह से जब एक्सेस नहीं रह गया विधायकों को और इस तरह की परिस्थितियाँ पैदा हो गई, आपने सिर्फ़ अपने यस मैन साथ रखने हैं, जी, मंत्रिमंडल भी वैसा रखना है, तो फिर आप कहाँ से जस्टिस कर पाएँगे स्टेट के साथ? तो इसका मूल कारण वही है, सबको साथ लेकर के वो नहीं रख पाए। सरगना सुधीर शर्मा थोड़ी है, खुद हैं। उन्होंने परिस्थितियाँ पैदा की, मैंने थोड़ी की। हम तो यही चाहते थे काम चलते रहें और सब लोग जो हैं, जितने भी विधायक चुन कर के आए, उनकी सुनी जाए। ये तो ठीक है, एक समय था, इसमें 9 लोगों ने हिम्मत करके फैसला कर लिया। जी, लेकिन अब 4 तारीख के बाद जो परिस्थितियाँ होंगी, वो भी तो एक समय आने वाला है, क्या होंगी? तो अभी भी कोई पूरा थोड़ी साथ है। तो ये सँभाल किसी को नहीं पाए, सिर्फ़ जी। अपने साथ वो लोग जो इलेक्टेड भी नहीं, और उन्हीं को आप ले आएँ और उन्हीं को पूछ कर सब कुछ करें। तो फिर चुना हुआ विधायक सोचता है कि मेरी जब ज़रूरत ही नहीं है तो मैं क्यों रहूँ? यस मैन की आप बात कर रहे हैं, करीबी तो आप भी वीरभद्र सिंह के रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं उनके कैबिनेट में। अगर दोनों के जो कार्यकाल रहे हैं, इनका तो 15 महीने का कार्यकाल है, इन दोनों की कार्यशैली को अगर कंपेयर किया जाए, तो किस तरह से आप देखते हैं इन दोनों की नहीं, कार्यशैली में, कंपैरिज़न क्या तो फ़र्क है? बनता ही नहीं है। कंपैरिज़न करना हो तो वीरभद्र सिंह जी के तो 6 कार्यकाल थे। जी, लेकिन जो अगर आप देखें कि भई प्रशासनिक पकड़,
और राजनीतिक दूरदृष्टि जो है, अगर उसका कंपैरिजन तो उनका और प्रेम कुमार धूमल का हो सकता है, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा पकड़ रही प्रशासनिक, जी और राजनीतिज्ञ भी बहुत ज़बरदस्त रहे और उनके सब आदर भी करते थे, ऐसे ही वीरभद्र सिंह जी का करते थे। और उनके साथ काम करना, उनके बहुत नज़दीकी भी मैं था और वो सुन भी लेते थे। अगर हम किसी चीज़ के लिए कह दें कि आप ये गलत कर रहे हैं, तो उस चीज़ को सुनते थे वो। यहाँ तक कि कैबिनेट के अंदर सबको लगता था कि मैं बिल्कुल उनके बहुत करीबी हूँ, जो कि मैं था भी। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा मुद्दा आता था, तो मैं अंदर भी विरोध करता था। तो जब पहली बार मैंने ये किया, तो मेरे कुलीग ही बहुत परेशान हो गए थे कि हुआ क्या है? हुआ तो उस चीज़ को, लेकिन उन्होंने अंदर ही माना कि नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, इस एजेंडे को छोड़ते हैं। तो उनको पता था और इसलिए वो उन्होंने मुझे साथ रखा, इसलिए थोड़ी रखा था कि मैं चमचा था। तो उनको कुछ नज़र आता होगा कि सही बात करते हैं, गलत नहीं करेंगे, और वो कार्यकाल हमारा अच्छा निकला, क्योंकि मैं एक ही बार उनके साथ मंत्री रहा जी और छोटी उम्र में मुझे मौका मिला काम करने का, हमने काम भी किया। लेकिन यहाँ समस्या, इनके साथ उनका कंपैरिज़न कभी नहीं हो सकता। और इनको तो जो काम करने का अनुभव है, ठीक है, तो सभी लोग पहली बार बनते हैं। लेकिन व्यक्ति को सीखना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए चीज़ों को। और जिस पद पर आप आ गए हैं, अगर मुख्यमंत्री का पद है, तो उसको समय देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है उसको बिल्कुल लाइटली लें, लेजरली ले लें, या दिन-रात आपको काम करना पड़ेगा। कम से कम 17-18 घंटे तो मुख्यमंत्री को देने पड़ते हैं, फाइल पढ़नी पड़ती है, नोटिंग देनी पड़ती है। जब वही नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? एक-एक डीओ नोट मैंने देखा है वीरभद्र सिंह जी को पढ़ते हुए, और उनको याद रहता था, किसने मुझे क्या चिट्ठी लिख के भेजी है। पढ़ते थे तब याद रहता था, यहाँ तो कह देते हैं मैंने तो सभी नोट अप्रूव कर दिए, तो कैसे चलेगा? तो मतलब, तो ये ऐसी परिस्थितियों के चलते ये सब जो है तभी हुआ है, नहीं तो ये नहीं होता। जी वीरभद्र सिंह जी के करीबी तो आप थे, लेकिन एक कहानी ये भी है कि कुछ खटास भी आपके और हॉली लॉज के रिश्तों के बीच में आई थी। उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे, नहीं, क्या तो मैं था? वीरभद्र सिंह के करीबी था, होली लॉज के करीबी होने का, तो होली लॉज तो एक निवास स्थान का नाम है। जी मैं उनका करीबी था, वो नेता थे, नेता एक होता है। अब हर कोई तो नेता नहीं होगा। अब मैं यहाँ धर्मशाला से चुनाव लड़ रहा हूँ, विधायक रहा हूँ, तो मैं ये थोड़ी सबको कहूँगा कि मेरा सारा परिवार विधायक है। और ये अपनी-अपनी सोच होती है, मेरी उनके साथ सोच मिलती थी, जी समझ मिलती थी, वो भी मुझे समझते थे। तो ये आत्मीयता का भी रिश्ता था, उसके चलते जो है हमने काम किया। मैं आज भी उनका आदर करता हूँ, आज भी मेरे नेता हैं, चाहे हैं संसार में, चाहे नहीं है। अब हॉली लॉज की बात हो ही रही है, तो सुधीर जी ये भी आपसे जानना चाहेंगे, इस पूरे कार्यक्रम में जो विक्रमादित्य सिंह की इन्वॉल्वमेंट थी, पहले वो साथ थे, वो साथ हैं, वो साथ नहीं हैं, क्या पूरा मसला था? कभी कहा जाता है कि वो आपके साथ थे, फिर साथ थे तो फिर आगे तक आपके साथ क्यों नहीं रहे, अब आपके साथ क्यों नहीं है? चलिए, अब जो उसमें हुआ है उसके ऊपर तो अब वो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं कुछ कह दूँगा तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो सकती है, क्या बिल्कुल हुआ, आप क्या कर नहीं सकते हुआ। हैं लेकिन कंट्रोवर्सी। उनका इसमें कोई रोल नहीं था। ये जो 9 लोग थे, इसमें विक्रमादित्य कहीं नहीं थे, वो अंत में आए, और अंत में भी उनको कोई सुधीर शर्मा लेकर के नहीं आया है। जी किसी ने बात की होगी तो उन्होंने सोचा आ जाता हूँ, बाद में उनको लगा कि जब उनसे पूछा गया कि भई कितने लोग हैं, तो व्यक्ति भी तो कोई साथ होना चाहिए अगर आप नेता हैं। तो मुझे लगता है कि उस चीज़ से वो थोड़ा पीछे हटे कि भई सबको ये पता लग जाएगा कि अब तो एक भी विधायक साथ नहीं है। ये कारण रहे होंगे, तो मुझे लगता है उनको आना ही नहीं चाहिए था, अगर नहीं आना था तो। जब निर्णय लेना होता है तो आपको एक तरफ तो चलना ही है ना, ऐसे नहीं हो सकता कि आप दोनों तरफ चलते रहो। तो और एक निर्णय को लेकर के आगे बढ़ना होता है जीवन में, चाहे वो कैसी चीज़ भी बारे में है, राजनीति है, चाहे कुछ भी है। तो जब आप फैसला ही नहीं कर पाएँ किसी चीज़ के ऊपर, तो वो कोई फिर मैच्योरिटी नहीं है। पहले आप पे आरोप लगा कि आप सरगना हैं इन विधायकों के, अब आप पर आरोप है कि आप बहुत बड़े भूमाफिया हैं, आपके ड्राइवर्स के पास बहुत बड़ी संपत्तियां हैं। ये सभी जो आरोप हैं, कितने सच हैं, कितने झूठ हैं? चलिए, वो आरोप उन्होंने लगाया, उसका आज एक और मामला दायर उन पर हो जाएगा। वो कोई ड्राइवर नहीं है, यहीं हमारे पड़ोस में रहते हैं, अच्छा संपन्न परिवार है। और मुझे तो जब मैं इधर आया 2012 में, तो 13-14 में मैं जैसे सबसे मिलता हूँ, जी उनसे भी मिलता हूँ। मेरे छोटे भाई के जैसा है, जो रिश्ता उसमें पीछे नहीं हटूँगा। उसका काम है प्रॉपर्टी का, करता है, जी और लेकिन मेरा ड्राइवर थोड़ी है। ये तो बेचारे को ड्राइवर बना के रख दिया।
अब ठीक है मेरे साथ कोई घूम रहा है तो वो मेरा नौकर चाकर थोड़ी हो जाएगा। और मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके घरों में 2-2 3-3 बार स्टेट विजिलेंस गई है, जिनके बिजनेस हैं कि आप बताइए कहीं सुधीर शर्मा का ही बिजनेस तो नहीं है ये होटल सुधीर शर्मा का तो नहीं है। तो अब उसकी ज़मीनों को जोड़ करके कि ये सुधीर शर्मा की हैं, अगर कोई मेरा लेन-देन होगा तो जी। सुधीर शर्मा जेल जाएगा, उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। क्या बड़ी बात है उसमें, कर देनी चाहिए। आरोप क्यों लगाना है? मुख्यमंत्री को तो आरोप लगाना ही नहीं चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई तो करते नहीं हैं, अपने पद को भूल जाते हैं, शायद उनको याद रखना चाहिए मुख्यमंत्री हैं, अभी तो हैं ही, कुछ जी। दिन जब तक हैं तब तक हैं तो उसका इस्तेमाल करें। इस्तेमाल क्यों नहीं करते अपनी शक्तियों का, उनको पूरा जो उनको दे रखी हैं संविधान ने उनका निर्वहन करना चाहिए। और सुधीर शर्मा के ऊपर पहले दिन ही एफआईआर करवा देते, जी। जब उनको पता था कि ये सरगना है। अब उनको पता लग गया भू माफिया है, तो मेरी सारी ज़मीनों की डिटेल निकाल के देने। मैंने तो पहले कहा जितनी निकलेंगी, वो सब प्रदेश को, और जब उनकी निकलेंगी वो भी प्रदेश को देनी पड़ेंगी। जब आप पर आरोप लगते हैं तो आप पलटवार करते हैं। आप मुख्यमंत्री के जो भी काले चिट्ठे जो आपकी तरफ से हैं वो खोलने की कोशिश करते हैं। आप उनके भाई पर आरोप लगाते हैं। अगर सुधीर शर्मा के पास ये सभी जानकारी जो कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए, अगर आपके पास ये सभी जानकारी पहले से मौजूद थी तो आपने पहली जनता के सामने ये सब कुछ क्यों नहीं रखा? नहीं, पहले होती तो मैं दे देता, मेरा स्वभाव ऐसा नहीं था। जी। तो जब उन्होंने पहली बार मुझे मेरे ऊपर टिप्पणियाँ करना शुरू की, तो फिर आपको पता है राजनीति में लोग मिलते रहते हैं और ज़्यादा मिलने लगते हैं कि ये देखिए ये भी है, ये भी है। तो फिर तथ्य मेरे पास इकट्ठे हुए। मैं तो अब तक भी चुप था कि भई चुनाव जो है ये ठीक ढंग से जाना चाहिए, जिस तरह से चुनाव लड़ना चाहिए लड़ते हैं, लेकिन वो फिर व्यक्तिगत हो गए। तो जब हो गए, तो फिर मैंने उनको डिटेल उनके 15 महीनों की भी दी कि ऐसा-ऐसा आपने किया है, ब्लैक एंड व्हाइट में है सारा कुछ। कोई सुधीर शर्मा घर में थोड़ी पेपर वो निकाल रहा है, इनके सिग्नेचर हैं। कुछ जो ऐसे मामले हैं, फाइल पर इन्हीं के तो सिग्नेचर हैं, यही तो मुख्यमंत्री हैं, और कौन होगा? कांग्रेस के यहाँ प्रत्याशी लड़ रहे हैं जो, अब आपने कहा उन पे बोलते नहीं, तो मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ, उनके खिलाफ विजिलेंस की जानकारी है। किसने जाँच जो है विजिलेंस की उनके खिलाफ खोल रखी है? सरकार ने। मुखिया कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुधीर शर्मा तो नहीं जाँच कर रहा किसी की। तो भूल जाते हैं कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने कौन-सी फाइल पे साइन कर दिए। मैं मतलब इतना तो याद रखना चाहिए ना इनको। तो ये ठीक बात आपने कही, पहले तथ्य होते तो मैं पहले रख देता। मैं बात अपनी बेबाकी से रख देता हूँ, कि भई ये है, चाहे मैं उस समय कांग्रेस में था मैं तब भी कह देता। लेकिन तब तो कोई हमें डर के मारे भी नहीं देता था कि ये तो भई साइडलाइन्ड लोग हैं, तो इनसे मेल-जोल नहीं रखना चाहिए। हमको उस नज़र से भी देखा जाता था। चलिए सुधीर जी, अब ये जो तथ्य आपने इकट्ठा कर लिए हैं, ये सिर्फ चुनावी दौर में ही आप बाहर निकालेंगे या इस पर कार्रवाई तक की लड़ाई लड़ी जाएगी? नहीं, 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 ये तो जब इस पे कह दिया है, तो इसका मतलब मैं जाँच एजेंसियों को भेज चुका हूँ। जी। ये सब केंद्रीय जाँच एजेंसियों के पास है। इसके ऊपर जो है इंक्वायरी चल रही है, कार्रवाई होगी। और जो भी लैंड ऑफ द लॉ है, उसके मुताबिक कार्रवाई होगी, होनी जी। भी चाहिए, और जो गलत होगा, वो सामने आएगा। जी। चलिए ये तो राजनीति की बात, जो सियासत में चल रहा है उसकी बात। अब धर्मशाला के लिए थोड़ा-सा आपका विज़न जान लेते हैं। अभी 2022 में चुनाव हुए, कई वादे आपने किए थे, जनता के बीच आप गए थे। अब की अगर बात करें, तो इस बार इस चुनाव में क्या नया विज़न आप जनता के सामने रख रहे हैं धर्मशाला की? देखिए ऐसा है, 15 महीने में कुछ नहीं बदला। जी। कुछ तो चीज़ें वही हैं, जैसे हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जी। यहाँ आईटी पार्क है, ये यूनिटी मॉल जो है, हर प्रदेश को एक दिया है प्रधानमंत्री जी ने। जी। यहाँ उसकी लैंड भी ट्रांसफ़र हो गई। सारी औपचारिकताएँ हो गई हैं, लेकिन उसको भी यहाँ से शिफ्ट करना चाहते हैं मुख्यमंत्री। हमारा एक इंटरनेशनल हाई ऑल्टीट्यूड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर है, जो कि केंद्र सरकार ने दिया है, इंद्रनाग में बनेगा। पैसा उसका आ गया है, जी। तो उसके ऊपर काम होगा। बहुत बड़ी फैसिलिटी वो हमारे देश के अंदर एक होने वाली है हाई ऑल्टीट्यूड स्पोर्ट्स के लिए। तो उससे भी बहुत एक धर्मशाला के अंदर जिस तरह क्रिकेट स्टेडियम का हमारा है, जी। उस तरह से वो एक सेंटर बनेगा। पैसा अनुराग ठाकुर जी जब केंद्र में उनके पास ये विभाग था स्पोर्ट्स का, तो उन्होंने ही दिया है, उस समय का आया हुआ है। लेकिन उसके ऊपर काम ये नहीं कर रहे। जी। बहुत मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो
सीधे सीधे इस क्षेत्र के लोगों की आर्थिकी के साथ जुड़ी हैं, जी रोजगार के साथ जुड़ी हैं, उनके ऊपर काम करना है, ऐसी चीज़ें लेकर के आनी हैं जी जिससे कि जो युवा हमारे यहाँ पर हैं, बहुत अधिकांश जो हैं वो रोजगार की तलाश में पलायन कर जाते हैं। जी तो समाज के अंदर ये इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए कि एक आयु वर्ग के लोग रह जाएँ और युवा सारा जो है वो अपने भविष्य की तलाश में, रोजगार की तलाश में बाहर निकल जाए। जी ये बैलेंस बनाना भी तो नेताओं का ही काम है, जी चुनी हुई सरकारों का काम है कि इस पलायन को रोकें और ऐसी चीज़ें अपने क्षेत्र में करें जिससे कि जो जॉब ओरिएंटेड हों, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर है, कुछ भी है, उसके ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर पहाड़ी प्रदेश है हमारा, इसके अंदर, जी न केवल धर्मशाला में बल्कि पूरे प्रदेश में। इसको एक अलग नज़र से देखना पड़ेगा। ये सिर्फ़ जो चलता आ रहा है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में ही उलझे हुए 5 वर्ष निकल जाते हैं आपके, जी इस तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रहे बिल्कुल भी। तो ये इसको प्राथमिकता पहले देनी पड़ेगी। बाकी चीज़ें जो हैं इसको तो ऑटो मोड पे छोड़ देना चाहिए, एक नीति बना कर के होती रहेगी ट्रांसफ़र पोस्टिंग। अन्य जी प्रदेशों में भी तो होती है। नेता का क्या उससे लेना-देना है? सुबह-शाम वही लाइन लगी हुई है। तो जिसका काम करना है वो तो बेचारा आखिरी में खड़ा रहता है। बोल भी नहीं पाता वो व्यक्ति कि भई मेरा ये काम था छोटा-सा। मैंने देखा है ये। मैं 7वाँ चुनाव लड़ रहा हूँ, इतना तो अनुभव व्यक्ति को हो ही जाता है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा और इसका अंत होना चाहिए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाले जो मसले हैं। जी अ, धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर गद्दी समुदाय जो है वो काफी ज्यादा संख्या में है। आपसे स्पेसिफिकली उनके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए इस बार कोई गद्दी प्रत्याशी जो है मैदान में नहीं उतरे हैं, तो गद्दी समुदाय के लिए अगर स्पेसिफिक हम बात करें, उनके लिए आपका क्या विजन? देखिए ऐसा है, गद्दी समुदाय जो है हमारा, ये ज़्यादातर हमारे जो ऊपरी क्षेत्र हैं, इन्हीं में इनका रहना है जी और आप ये चंबा का ऊपरी क्षेत्र से लेकर के, भरमौर से लेकर के धौलाधार के जितने पहाड़ हैं, ये शाहपुर, धर्मशाला, बैजनाथ तक, बैजनाथ में सबसे ज़्यादा आबादी है, जहाँ से मैं पहले चुनाव लड़ता था। जी तो ये पूरी कम्युनिटी जो हमारी गद्दी कम्युनिटी है, इस क्षेत्र में रहती है और ये किसी को पता नहीं, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताता हूँ। हमने एक सड़क का निर्माण शुरू किया था जी 2012 में जब मैं था। ये सड़क जो है जो भटियात चुनाव क्षेत्र है वहाँ से चलती है, शाहपुर से होती हुई, धर्मशाला से होती हुई, पालमपुर होती हुई ये आगे निकलती है तो बैजनाथ का एरिया जुड़ता है और बैजनाथ से होती हुई सीधा कुल्लू निकलती है। तो ये सारा जितने ग्रेज़िंग के लिए लेके जाते हैं भेड़-बकरियों को, उसका भी रूट है जी और ये पंजाब जो पुराना था, जिसमें कांगड़ा पंजाब का हिस्सा था, कुल्लू पंजाब का हिस्सा था, उस समय सरदार प्रताप सिंह कैरों ने इसका सर्वे किया था। अब ये सड़क जो है बहुत अच्छी बन गई है, इस पे अब गाड़ियाँ चलने लगी हैं। एक तो इनकी कनेक्टिविटी अच्छी हुई है, दूसरा पर्यटन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण एक सड़क बनी है। जी तो ऊपर के क्षेत्रों की तरफ चाहे छोटे होम स्टे हों, तो जितने भी इनके छोटा-मोटा अपना काम कर सकते हैं। और पहली बार धर्मशाला चुनाव क्षेत्र में गद्दी बहुल क्षेत्र जो है हमारा, उसके अंदर अगर सड़कों का काम किसी ने किया, जी मैंने किया और वहाँ पर लोग काम ही नहीं करते थे कि वोट नहीं देते हैं, आपको ऊपर जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं गया, मैंने काम भी किए और इसीलिए लोगों को लगता है कि इसका वोट बैंक ऊपर बढ़ा, क्योंकि उन्होंने देखा कि नहीं ये काम करते हैं और उस तरफ से इधर भी रिश्तेदारियाँ हैं, तो वहाँ से भी लोग बताते ही होंगे कि जी काम करता है और ये जाति-वाति में विश्वास नहीं रखता है। तो इसीलिए शायद उन्होंने उम्मीदवार भी नहीं दिया है और जो उनके प्रस्तावित उम्मीदवार हो भी सकते थे, बड़े-बड़े नाम हैं, वो सब जी भाइयों की तरह साथ चल रहे हैं। मुझसे ज़्यादा उन्होंने चुनाव सँभाल रखा है। मेरे से पहले उठते हैं, हम्म। मुझे सुला कर के सोते हैं। तो फील्ड में ज़्यादा वो घूम रहे हैं कि आप चिंता मत करो, हमको करना है आपके लिए। चलिए सुधीर जी, विजन तो आपका हमको क्लियरली दिख रहा है। मगर सुधीर जी नया चुनाव है, नई पार्टी है, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हाउ वेल आर यू गेटिंग अलोंग विद बीजेपी? और क्योंकि अभी हम कॉन्स्टिट्यूएंसी का दौरा कर रहे थे तो मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो आपके अगेंस्ट चुनाव लड़ते रहे हैं, इतनी पूरी उम्र उन्होंने लगाई आपके अगेंस्ट चुनाव लड़ने में, अब वो कहते हैं सुधीर ही सुधार है, तो ये सुनकर कैसा महसूस होता है? नहीं, मुझे खुशी है उन्होंने मुझे अपना लिया है। एक तो ऐसा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को छोड़ के मेरा कोई राजनीतिक कोई दुश्मन नहीं रहा है, इतना निजी, और वो भी मैंने उनको नहीं बनाया, वो खुद ही बन दुश्मन आप गए। कह रहे हैं हाँ, वो इसके? खुद ही बन गए। उनको लगता है कि सुधीर शर्मा जो है
बस यही है चलता फिरता, जैसे कोई भूत होता है ना, जी। भूत प्रेत नजर आते हैं दिन में लोगों को, तो उनको मैं नजर आता हूँ। तो उनके अलावा कोई ऐसा नहीं है, इसलिए उन्होंने सबने मुझे अपनाया है। और संगठन जो है भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित है, जो कार्यकर्ता है वो पूरी तरह समर्पित है अपने काम के लिए, ये फ़र्क एक है। और काडर बेस्ड है, वो दूसरा फ़र्क है। जब मैं चुनाव लड़ता था तो मुझे तो सब कुछ तैयार करना पड़ता था खुद, तब जा कर के चुनाव लड़ा जाता था, क्योंकि काडर तो बचा नहीं, कार्यकर्ता तो अब रहे नहीं। और कांग्रेस शुरू से कहती है हम विचारधारा वाली पार्टी हैं, तो विचारधाराएँ उस समय के हिसाब से ठीक था। अब नए ज़माने के हिसाब से कांग्रेस का इस तरह से पतन भी हो रहा, जिस तरह से हो रहा है, वो उसका कारण यही है कि समय के साथ बदला नहीं खुद को, और अभी भी सोचते हैं कि वही पुरानी ईगो लेकर के बैठे रहें। अब मैं ये कहता रहूँ, मेरे पिता जो हैं वो इतनी बार मंत्री रहे, जी। तो अब मैं पंडित संतराम थोड़ी हूँ, मुझे तो खुद ही करना पड़ेगा सब कुछ। वो तो वो थे, उन्होंने अपने जीवन काल में जो किया वो खुद अपनी मेहनत से किया, तभी इतना बड़ा नाम उनका बन पाया। अब मैं यही सबको सुनाता रहूँ कि वो ऐसे थे, वैसे थे, तो इसीलिए सुधीर को तुम नमस्ते करते रहो, वो नहीं चलता है, खुद करना पड़ता है, आपको दिखाना पड़ता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता हमारा बूथ स्तर से ले पन्ना प्रमुख से लेकर ऊपर तक है, वो सभी समर्पित लोग हैं, अपना समय देते हैं, और काम कर रहे हैं ईमानदारी के साथ। पूरा राष्ट्र भाव जो है उनके अंदर है, कूट-कूट कर भरा हुआ है, और मोदी जी के नेतृत्व में सबको उनको भरोसा है। वो नहीं देखते सुधीर शर्मा आया है, उनको तो चुनाव चिन्ह कमल का फूल चाहिए और मोदी जी चाहिए। सुधीर शर्मा तो बाद में है, सुधीर शर्मा एक कड़ी है, उसको उनको कामयाब करना है बस। सुधीर जी, आप कह तो रहे हैं कि सब साथ चल रहे हैं, मगर चुनावी क्षेत्र में जब हम देखते हैं तो ऐसा दिखाई देता है कि सुधीर शर्मा वर्सेस कांग्रेस वर्सेस निर्दलीय चुनाव है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस चुनाव जो है धर्मशाला में नहीं दिखाई दे रहा, ये बात सत्य है। तो आपको लगता है कि जो आप कह रहे हैं कि सब साथ हैं, वो सच में साथ हैं? बीजेपी ने सच में अपनाया है आपको? नहीं अपना उसमें अब ऐसा होता है, कांग्रेस में हो, चाहे भाजपा में हो, चाहे कहीं भी हो, अब कुछ लोगों के मन में तो लालसा रहती है कि भई मैं विधायक बनूँ, मुझे टिकट मिलेगा, मिलेगा तो एक को ही, मुझे नहीं मिलता किसी और को मिल जाता। तो थोड़ा-थोड़ा जो ह्यूमन नेचर है, आदमी के अंदर वो रहता है, और शुरू-शुरू में थोड़ा-थोड़ा चलते हैं, फिर खुल के चलते हैं, कुछ नहीं भी चलते हैं। कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो कि सिर्फ़ चेहरे ही चेहरे हैं, साथ में लोग नहीं होते हैं। जी। तो मेरे जो काम करने की शैली है, मैं बस जो नीचे का कार्यकर्ता है, ज़्यादा उसके साथ ही रहता हूँ। अभी भी जब हम फील्ड में जाते हैं, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी जो पदाधिकारी हैं वो रहते हैं। मंडल स्तर के भी हैं, जिला स्तर के भी हैं, कुछ प्रदेश स्तर के भी हैं। लेकिन जब वहाँ कार्यकर्ता बोलने लगता है, तो वो 2 बातें ज़रूर कहता है कि जब इनके पास गया था, मैं भाजपा ही का था, लेकिन उन्होंने नहीं पूछा था, और फिर 4 काम भी गिनाता है जो मैंने किए हुए हैं। तो इनको पता चलता है कि मैं क्यों जीतता था यहाँ, जहाँ कांग्रेस है ही नहीं। तो उसका कारण ये था कि वो रिश्ता एक ऐसा बन गया था जनता के साथ, चाहे वो भाजपा है, कांग्रेस है, कोई भी है, कि उनको लगता था कि नहीं, ये सुनने वाले हैं और ये सुनेंगे। उसी का लाभ है ये, बाकी तो सुधीर शर्मा वर्सेस अदर्स है, वो पता है मुझे। आपके भारतीय जनता पार्टी में आने से कई नेताओं का करियर ही खत्म हो गया है। ऐसे कई नेता हैं जो लगभग अब क्योंकि आप भाजपा में आ गए तो उनका करियर, चुनावी करियर तो खास तौर पर समाप्त ही समझ लीजिए। तो वो नेता अब आपके साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे, और नहीं चलेंगे तो कितना नुकसान आपको होगा? और आप तो खुद ही कह रहे हैं कि मैं छोटे कार्यकर्ताओं के साथ ज्यादा चलता हूँ, बड़े नेताओं से क्या आपका लेन देन जो है वो समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा नहीं, लेन-देन नहीं, ऐसी बात लेन-देन की बात नहीं है, है? जी। और करियर किसी का राजनीति में खत्म नहीं होता। अभी तो पुनर्सीमांकन फिर से शुरू हो रहा है। जी। हिमाचल की ही कितनी सीटें हो क्या आप जाएँगी। भी मान रहे हैं कि हाँ, धर्मशाला में तो किसी की तालब गलेगी नहीं, हाँ। पुनर्सीमांकन होगा तो नहीं भई, इधर-उधर चले हो जाएँगे? होना ही है, केंद्र का भी होना है, और ये 27 तक कार्रवाई इसकी पूरी होनी है। 29 का जो चुनाव होगा, हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए। कौन कहाँ से लड़ेगा, किसके भविष्य में, वो सुधीर शर्मा तो तय नहीं करेगा। जी। तो मैं नहीं कह सकता कि भई मेरी वजह से किसी का राजनीतिक जो है वो करियर ख़त्म हो रहा है। राजनीति है, इसमें कोई पता नहीं चलता है। कोई हमेशा के लिए नहीं है, जी। मैं भी हमेशा के लिए नहीं हूँ। जब तक हूँ, जी। तो तभी तक हूँ राजनीति में। जब मैं ही नहीं रहूँगा तो फिर क्या हो रहा है वो को किसने देखा। लेकिन तब तक ये है कि मैं अपना प्रयास करता हूँ
और जो बड़े नेता हैं उनको मैं तो पहले जिस दल में था उसमें भी पसंद नहीं आता था, क्योंकि मैं बात रख देता हूँ, कह देता हूँ। तो ठीक है, अब यहाँ भी कुछ लोगों को लग रहा है कि आया है तो इसकी वजह से हमें हमारा शायद राजनीतिक भविष्य जो है उस पर असर पड़ेगा। उनको खुद को सुधीर शर्मा से बड़ा करना चाहिए। पहले ही क्यों छोटा आँक लेते हैं अपने आप को? उनको मुझसे बेहतर करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, सुधीर शर्मा नज़र ही नहीं आएगा। जी। सुधीर जी, चलिए ये बड़ी सार्थक चर्चा आपके साथ हुई। अंत में जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं तो फर्स्ट वर्ड एक मीडिया के माध्यम से दे सकते देखिए, हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से चुनाव है तो धर्मशाला की जनता को ही संबोधित करूँगा। आप सभी जानते हैं कि ये चुनाव क्यों आया है, और ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये हम सबके मान सम्मान और विकास की लड़ाई है। हमको मिल कर के लड़नी है, धर्मशाला के लिए लड़नी है। इसको आप सबने अपना चुनाव समझना है और भारतीय जनता पार्टी को भारी जीत देनी है। आप सिर्फ विधायक का वोट नहीं डाल रहे हैं, आपका ये वोट प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहा है, ये याद रखना है। चलिए सुधीर जी, 1 जून को वोटिंग होगी, 4 को नतीजे आएंगे। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।